नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संभल की राजनीति और इतिहास दोनों को हिला देने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। डेमोग्राफी रिपोर्ट ने बाबर काल से जुड़े साक्ष्यों और हरिहर मंदिर के अस्तित्व को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। दंगों, पलायन और तुष्टीकरण से उपजे ये बदलाव अब राष्ट्रीय बहस का केंद्र बनने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दंगों ने बदली संभल की डेमोग्राफी रिपोर्ट ने बदला इतिहास। सीएम को मिली रिपोर्ट में कई खुलासे। संभल की डेमोग्राफी रिपोर्ट ने इतिहास और वर्तमान की राजनीति में हलचल मचा दी है। बाबर काल से जुड़े साक्ष्य मिलने से हलचल मच गई। हरिहर मंदिर के अस्तित्व से जुड़े साक्ष्य सामने आने के बाद धार्मिक अस्मिता का प्रश्न एक बार फिर गर्मा गया। रिपोर्ट ये भी बताती है कि आजादी के समय संभल में जहां हिंदुओं की आबादी 45% थी, वहीं अब ये घटकर मात्र 15% रह गई है। ये गिरावट दंगों, पलायन और दशकों से जारी तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम बताई जा रही है। जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, उसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ये बारे में संभल का बड़ा सच। डेमोग्राफी रिपोर्ट ने मचाई हलचल। 1947 में हिंदू 45%, मुस्लिम 55% आबादी। अब हिंदू मात्र 15%, मुस्लिम पहुंचे 85%। 1947 से 2019 तक 15 बड़े दंगे दर्ज। दंगे, तुष्टीकरण ने बदली जनसांख्यिकी। हिंदुओं को सबसे ज्यादा नुकसान। देखिए, वास्तव में चिंता का विषय है। संभल में जो रिपोर्ट आई है और लगातार हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। पहले की घटनाएं इतनी हुई कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ में न जाने कितने अमानवीय व्यवहार हुए, उनके साथ में कत्लेआम, लोगों को मारा गया उस समय, या फिर पलायन कराया गया। और संभल में जिस तरह की घटना सामने आ रही है हिंदू आबादी कम होने की, मुझे लगता है जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती है वहीं पर समस्या ये होती है। आप देख सकते हो, एक समय संभल की जनसंख्या 45% हिंदुओं की थी, आज 15% रह गई है। ये आंख खोलने की उनको जरूरत है जो गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। और उस रिपोर्ट में और भी खुलासे हुए हैं, कैसे हिंदुओं का यहाँ से पलायन कराया जाए, कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, कैसे जहाँ हिंदू 4 घर है वहाँ कैसे दंगे किए जाएं। ये सारे के सारे उस रिपोर्ट में आया है। डेमोग्राफी का ये बड़ा बदलाव न सिर्फ स्थानीय समाज की तस्वीर बदल गया, बल्कि आने वाले दिनों में ये राष्ट्रीय बहस का भी केंद्र बन सकता है। बाबर और मंदिरों के ऐतिहासिक सवालों के साथ साथ वर्तमान राजनीतिक समीकरणों पर भी इसका असर पड़ना तय है। संभल की ये रिपोर्ट मानो दबी बोतल से बाहर निकल आई हो, जो आने वाले समय में बड़े राजनीतिक भूचाल का कारण बन सकती है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो देखिए, संभल से जो रिपोर्ट सामने आई है, अब उसको लेकर लगातार जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, डेमोग्राफी किस तरह से चेंज हुई है और एक के बाद एक 15 ऐसे दंगे हुए हैं जिसके बाद डेमोग्राफी चेंज हो गई है। 30% जो हिंदू आबादी है वो वहाँ पर कम हो गई है, यानी कि 45 से 15% आबादी आ गई है और इसको लेकर बातचीत हो रही है। 15 दंगे कैसे हुए, एक और दंगे की साजिश रची जा रही थी 2024 की अगर बात की जाए, लेकिन उस पर भी बातचीत करेंगे। कई जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आई हैं, इसमें बहुत बड़े खुलासे भी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आए हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ अशोक पांडे जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनोज काका जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। राज शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक पांडे जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। ये जो रिपोर्ट आई है और एक पैटर्न सा 15 दंगे वहां पर हुए आज़ादी के बाद, ये कहा जा रहा है ये एक और दंगा कराने की वहां पर साजिश थी,
लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल मैटर ही बनकर रह जाएगा या फिर कोई ठोस कार्रवाई भी अब देखने को मिलेगी ये रिपोर्ट आने के बाद? अशोक जी, चलिए अशोक जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ठीक है, मनोज जी के पास जाता हूं। मनोज जी, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, कहा यह गया कि एक के बाद एक इस तरह का पैटर्न हुआ और जियाउर रहमान को लेकर भी कहा गया कि उन्होंने जिस तरह से भड़काऊ भाषण दिया और उसके बाद ये दंगे की स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई है। किस तरह से आप देखते हैं जो रिपोर्ट सामने आई है? रिपोर्ट आई है, सिर्फ अगर उसका ही संदर्भ लीजिए और पूरे देश के आंकड़ों का संदर्भ लीजिए। आजादी के बाद तो इस देश में हिंदू जनमानस की आबादी 36 करोड़ थी। पूरी आबादी भी, आज हमारी पूरी आबादी क्या है? प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि 140 करोड़ लोग हैं हम लोग। वो जो एक बात है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अब उत्तर प्रदेश में और जो बात हो रही हिंदू जनमानस का कि हिंदू जनमानस के खिलाफ किसने काम किया, तो हिंदू जनमानस के खिलाफ उन सरकारों ने काम किया जिस सरकार ने हिंदू के महापर्व में, महाकुंभ में मरती हुई लाशों को, गिरते हुए लोगों को दफनाने के बजाय, उनके शवों को उनके लोगों को देने के बजाय हेलीकॉप्टर से अपना वैभव विलास कर रहा था। तो हिंदू परंपरा का सबसे ज्यादा किसने अपमान किया? उन लोगों ने किया जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम के 2.5 करोड़ को चंदे को 21 करोड़ में तुरंत ही तब्दील कर देते हैं। तो उन लोगों ने किया। आज पूरे देश में जो हिंदू जनमानस है, सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है अगर देश में, तो सबसे बड़ी आबादी किसकी है? निश्चित रूप से हमारे देश में हिंदू वर्ग की सबसे बड़ी आबादी है, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो हिंदुओं में है। अभी आज ही की घटना है कि शाहजहांपुर में एक युवा अपने गरीबी से तंग आकर के और उसकी पत्नी और उसके 4 साल के बेटे ने आत्महत्या कर लिया। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश की हालात है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो, और अभी नौजवान, आपके भी संस्था ने दिखाया, अभी नौजवान उत्तर प्रदेश में आए थे रोजगार मांगने, तो रोजगार मांगने जो नौजवान आए थे उनकी हालात, वो मनोज जी आप ये कह रहे हैं कि 1947 के बाद से 15 दंगे हुए हैं। मनोज जी आप ये कह रहे हैं कि सरकारें जिम्मेदार थी, कांग्रेस पार्टी को आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जब भी कहीं भी कोई दंगा होता है या कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है अगर वो ध्वस्त होती है, तो निश्चित रूप से जो सरकार रहती है उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। चाहे हम रहे हो, आप रहे हो, कि जो समता का भाव है, जो संविधान के जो अनुच्छेद 14 में एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ की बात करी गई है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए ना। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इस देश के नागरिकों के हितों से खिलवाड़ कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के नागरिकों को भी अब आक्रांता बताती है, उसे घुसपैठिए जैसे अमर्यादित शब्दों से संबोधित करती है। तो अगर इस देश में घुसपैठिए भी हो रहे हैं, अगर इस देश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप से करा जाए कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से? बिल्कुल, मैं अशोक जी से इसका जवाब देता हूं। आप विगत 10 साल से सरकार में, ठीक है, मनोज जी मैं वापस आता हूं आपके पास। अशोक पांडे जी, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, अब देखिए कहा कि जा रहा कि आप लोग तो अपने युवाओं को इस तरह की संबोधित करते हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है, कोई ठोस कार्रवाई इस पर होगी या सिर्फ ये एक राजनीतिक एजेंडा बनकर रह जाएगा? देखिए, निश्चित कार्रवाई होगी। मेरा एक कहना है कि ये एक 15 दंगों का मतलब जान रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास लगातार दंगों का रहा है। समाजवादी पार्टी का नाम भी अनेक दंगों में आया, अब सामने दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात है वहाँ का जो एमपी रहा बल्क ने कहा कि मैं भारत का नहीं हूँ, मैं बाबर की औलाद हूँ, मुगल की आवाज। उनका जो पोता है वो सीधे हरियर मंदिर की जब बात हो रही थी तो अल्पसंख्यकों को चढ़ा के पुलिस पर ढेला फेंकवा रहा था और कट्टा सेंग दे रहा था। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि 45% हिंदू आबादी घट के 15% हो गई। यह रेशियो तो पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, वह रेशियो संभल का हो गया। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? दंगा कराने वाले लोग
आंसू बहाते हैं तो लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। ये सीधे सीधे किन लोगों का हाथ है? आपको बता दे, अंधा भी जाके संभल में कह सकता है कि हरिहर मंदिर में जो निश्चित तौर पे छेड़छाड़ हुई है और ठीक है। निश्चित तौर पे मुगलों ने उसे तोड़ने का प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रिपोर्ट एकदम सही है। हम अब इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों ने संभल को ठीक है, उसमें सांसद का नाम भी शामिल है। कार्रवाई जो हो रही है, वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन हमारे साथ राज शर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राज जी, शांतनु जी, सीधा एक सवाल सर, 10 सेकंड, एक बात का 10 सेकंड में। जी। देखिए ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। असल में अशोक भाई आरोप लगा रहे हैं कि हमारे सांसद को कट्टा दे रहा है। किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे? कट्टा बेचने का, कट्टा रखने का इतिहास आपका होगा, आपकी पार्टी का होगा। पूज्य गांधी को, गोडसे को किसने कट्टा और पिस्तौल उपलब्ध कराया? ये थोड़ा इतिहास का ज्ञान रख करके तब संभालने और डिबेट में आया करें। तो आप किस तरह का ओके मैं आता हूं सर। राज शर्मा जी से एक सवाल लेता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आता हूं। राज शर्मा जी, सीधा आपके आरोप है कांग्रेस पार्टी का दंगों का इतिहास रहा है। ये पांडे जी कभी चुप हो जाओ, पांडे जी चुप हो जाओ थोड़ा। ठीक है, मैं आ रहा हूं। राज शर्मा जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास रहा है दंगों का। सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी पर 1947 से लेकर अभी तक डेमोग्राफी बदलने के पीछे कांग्रेस है, साफ तौर पर आरोप है। शांतनु भाई, मेरी एक आदत है, मैं झूठ नहीं बोलता, और तब तो वैसे भी नहीं बोलता जब मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता बैठे, क्योंकि ये झूठ की बिल्कुल पराकाष्ठा को पार करके। चलिए, एनी हाउ, जो हुआ हैज गॉन बाय गॉन। किसकी गलती थी? मैं दावे के संग कहता हूं, अगर आज जो हो रहा है वो आज की सरकार जिम्मेदारी ले, जो हमारी सरकार में हुआ था वो जिम्मेदारी हमारी सरकार की होती। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि मेरे ये काबिल दोस्त, माय डियर फ्रेंड, आप इतना बताएंगे पांडे जी कि जहां वहां से संभल से जो हिंदू आबादी घटी, जो हिंदू वहां से गए, आप उनको दोबारा संभल पे बचाने के लिए क्या करेंगे? मेरे से ज्यादा मत बोलना, मैं बहुत जानता हूं। आपने जैसा कश्मीरी पंडितों का संग किया, मैं अच्छी तरह जानता हूं J&K को। आप आज यहां पे जवाब देंगे। और शांतनु भाई, मैं चाहता हूं मेरा समय भी इन्हें देना, सिर्फ इन्हें यह बताना होगा कि 8 साल से आपकी सरकार है, 11 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या किया? चलो छोड़ो, कुछ करोगे? आप अपना एक खाका बताइए कि जो लोग हमारे हिंदुओं की जनसंख्या वहां घटी, उनको वापिस कैसे स्टैब्लिश कराएंगे? ठीक है, मैं ये सवाल पूछूंगा राज साहब, मैं इनसे सवाल पूछूंगा, लेकिन एक मनीष प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एक सवाल मनीष जी से। मनीष जी, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, कई खुलासे इसमें हैं, डेमोग्राफी को लेकर है, जियाउर रहमान बर्ग का जिक्र किया गया है, किस तरह से भाषण दिया गया, उसके बाद से हिंसा जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी, तुर्क पठानों का जिक्र किया गया है, कई बातें हैं। किस तरह से आप ये रिपोर्ट देखते हैं, और क्या इस रिपोर्ट के बाद कुछ आपको लगता है कि कार्रवाई होगी या फिर कुछ असर पड़ेगा, या सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा इसको बनाया जाएगा? तो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई है, वो संवैधानिक संस्था है, उसने जो भी रिपोर्ट दी होगी वो तो सरकार का काम है, कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। लेकिन जो यह माहौल है, जिस तरह की हम बातें चल रही हैं, 24 नवंबर के बाद जो घटनाक्रम हुए उससे लोग आहत हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह का माहौल था, लोग बाहर देख रहे थे, टीवी चैनल पे देख रहे थे, अखबार देख रहे थे कि संभल में क्या हो गया होगा। ये पुलिस और पब्लिक का एक संघर्ष था। जो भी धार्मिक स्थल लेकर बहुत चीजें थी, जो रिप्रेजेंटेशन हुई थी, उसको लेकर जो अफवाहें उड़ी, जो कार्रवाई हुई, जो बवाल हुआ, वो पुलिस पब्लिक का था। आम जनता पहले की तरह यहाँ मिल रही थी, एक दूसरे से भाईचारा बनाए हुए थे। अभी एक यहाँ चल रहा है मेन की 47 में हमारी आबादी हिंदुओं की 45 थी और आज 15 रह गई है। इसमें सरकार कोई भी नहीं हो, यहाँ विकास का कोई मुद्दा नहीं रहा। संभल जैसे पौराणिक शहर में आज तक यहाँ ट्रेन नहीं है, यहाँ रोडवेज नहीं है, यहाँ कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो राजधानी जोड़ता हो। रोडवेज आपको शाम को नहीं मिल सकती, ट्रेन आपको नहीं है, कोई शिक्षण संस्थाएं नहीं है, तो फिर कैसे पलायन नहीं होगा, कैसे होगा? रोजगार के साधन क्या है यहाँ पे?
यहाँ एक मैंथा इंडस्ट्री थी जो एशिया में नंबर 1 थी, आज उसका भी जो है अस्तित्व खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, चर्चा तो इस बात पे भी होनी चाहिए। सरकारें रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अशोक जी से जवाब देता हूँ, वापस आऊंगा आपके पास। अशोक जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने देखिए कश्मीरी पंडितों के लिए आपने क्या किया, ये सवाल उन्होंने उठाया। साथ ही जो 30% आबादी यहाँ से विस्थापित हुई है उसको बसाने के लिए आपकी जो सरकार है वो क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। वहां पर विकास नहीं किया गया है, ये मनीष प्रधान जी सवाल उठा रहे हैं कि वहां पर इतने साल हो गए विकास नहीं किया। आपकी भी सरकार है, आप किस तरह से वहां पर काम कर रहे हैं? अशोक जी, इनको जनता की आवाज ही नहीं सुनाई देती। अशोक जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, 30% जो हिंदू वहां से विस्थापित हुए हैं, 30% जो हिंदू वहां से विस्थापित हुए हैं उनको बसाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? देखिए, हमने तो यहाँ हमारी सरकार तो आई है कि वो हिंदू अब घर लौटेंगे। हम तो घर लौटने की बात करते हैं। पश्चिम में, अरे वो बताओ क्या कर रहे हो? जब सरकार थी तो हिंदू क्या कर रहे हो वो बताओ। था, अब हिंदू घर वापस आ रहा है क्योंकि हिंदू को ये पता है कि ये सरकार निश्चित तौर पे तुष्टीकरण वालों के खिलाफ जनता ने उसे जिताने का काम किया है। हम तो देखे जाएगा ये 30% हिंदू घर लौटेगा, संभल लौटेगा, हरिहर बाबा के मंदिर में दर्शन करेगा और सपा का जो सांसद लगातार दंगा भड़काने का प्रयास करता है उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। ठीक है, मैं मनोज जी से एक बार जवाब लूंगा। मनोज जी, सांसद का जिक्र किया गया, जियाउर रहमान वर्ग का खास तौर पर जिक्र किया गया है कि वो उनका जो भाषण था वो कहीं ना कहीं जो हिंसा हुई है उसकी वजह बना है। एक और दंगा वहां पर देखने को मिला, 4 लोगों की जान चली गई। देखिए, वो जो एक बात है ना कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। अगर हमारे सांसद ने कोई अवैधानिक कार्य या कृत्य किया होगा तो देश का न्यायालय है, हमें उस पर भरोसा है, उसे उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। हम तो ये चाहते हैं कि देश का न्यायालय सबके साथ न्याय करे। लेकिन जो ये चिल्ला रहे हरिहर बाबा, ये लोग किसी भी धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, ये धर्म के धंधेबाज हैं। इनको कल दिख जाए कि दूसरे धर्मों से कुछ लाभ होगा, दूसरे धर्मों से वोट मिल जाए, तो उन धर्मों की पैरवी करने रहे। अरे चुप रहो, तुम्हें आप मेरी बात, तुम्हारे बीच में मैंने बोला बाबर तो चिल्ला के देता है, इनको बयान दिखाइए। अशोक जी इतना बेचैन क्यों है? तो वर्तमान सांसद मुसलमानों के छत पर से ढेला फेंकवाने का काम कर रहा था। अरे पांडे जी जरा धीरे बोलो, को चढ़ाने थोड़ा सा हाथ श्रिंक हो जाएगा तो दिक्कत पड़ जाएगी। जी हाथ श्रिंक हो जाएगा। जी मनोज जी बोलिए। ये वर्सेस का बात नहीं है। मुसलमान बाबर से इनकी रिश्तेदारी रही होगी, मैंने एक दिन बताया है। अकबर से, बाबर से, औरंगजेब से इनकी रिश्तेदारी रही होगी। तो अरे आपका एमपी कहता है, एमपी का बाबा कहता है कि मेरा बाप अशोक जी की रिश्तेदारी से भी रही, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ आरएसएस कभी नहीं लड़ी। भारतीय जनता पार्टी के दरबारी हमेशा दरबारीगिरी ही करते रहे। अंग्रेजों की भी दरबारीगिरी करा इन्होंने। और इनको पता होना चाहिए कि जो मुगल काल था उसके सैन्य प्रमुख और उसके वित्त प्रमुख दोनों अशोक जी के लोग थे, इनके अपने लोग थे। किसी समाजवादी के लोग, किसी आदिवासी, दलित, पिछड़ा के लोग नहीं थे, इन्हीं के लोग थे। मैं नाम लेकर के बता दूंगा, इनसे पूछ लूंगा कि उनके वित्त मंत्री टोडरमल थे। टोडरमल इन्हीं के घर के ही थे, अशोक जी के। तो ये लोग गुलामगिरी करने वाले लोग हैं। इनको संविधान से, लोकतंत्र से, लोकशाही से, दलितों, पिछड़ों से परिवार के गुलाम है। हमारा जो समाजवादियों का संकल्प है
लोहिया जो कहते समाजवादी थे पूरा समाज हमारा परिवार है, जो समाजवादियों का संकल्प पूरा है परिवार है, हमारा कि समाज न- है। ठीक न है, हिंदू अशोक का जी। होगा, न भाई के मुसलमान का गुलाम होगा, लोग इंसान बोल की रहे औलाद है, हैं। इंसान का होगा। तो हम और लोग हमेशा निश्चित इंसान तौर पे संभल में जो ठीक है, हुआ है, ओके। लोकतांत्रिक उसके लिए ठीक है कांग्रेस मनोज जी, संविधान वक्त इतने की इजाजत दे रहा है फिलहाल। मनोज जी बहुत शुक्रिया आपका इसमें कोई चर्चा में बड़ा शामिल नहीं होने के लिए। है। अशोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राज शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मनीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजनीतिक चर्चा लगातार चलती रहेगी, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उससे डेमोग्राफी चेंज किस तरह से हुई है, इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। देखना ये होगा कि इसको लेकर सरकार अब किस तरह से नीतियां बनाती है। यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।